अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में खुशामदीद। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके लिए आज सुबह से हमने देखा कि मखसूस अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी ताख़ीर का शिकार हुई और उसके बाद सूरत हाल आपके सामने थी। पहले असम्बली का कौरम पूरा नहीं हुआ और वहाँ पर जो सूरत हाल रही, उसके बाद गवर्नर के हाथ में और उसके बाद हल्फ बर्दारी का ये मामला। अब सूरत हाल ये है कि जितना आसान लग रहा था कि KP के सेनेट के जो इंतखाबात हैं बड़ी आसानी से बिला मुंतखब इंतखाबात होंगे और 6 और 5 की मुनासबत से अपोजिशन और हुकूमत के बीच में बड़े आसानी से मामला तय पा जाएंगे। अब सूरत हाल कुछ और हो चुकी है। बड़ा टफ टाइम दे दिया है नाराज़ रहनुमाओं ने और अपनी शर्तें भी सामने रख दी हैं कि ठीक है, हमारी इमरान खान से मुलाकात करा दें तो हम मान जाएंगे, जो इमरान खान साहब का फैसला होगा वही फैसला हमारा होगा। बोलियां बहरहाल लग रही हैं और कितने पैसे लग रहे हैं मुजम्मिल साहब, मैं सबसे पहले आप ही से पूछ लेती हूँ कि कुछ अबहाम पाए जा रहे हैं कि पैसों का जो मामला है वो 20 करोड़ से लेके अरब तक पहुँच चुका है। क्या होगा, वफादारियाँ कैसे खरीदी जाएंगी, सेनेट के इंतखाबात को मन मर्जी के इंतखाबात में कैसे तब्दील किया जाएगा? देखें, बात सुने, किसी ने PTI के कनपट्टी पे बंदूक तो नहीं रखी थी कि अपोजिशन के साथ सेटलमेंट करे। किसी ने उनको वो अपना इलेक्शन लड़े, किसी ने रोका है? गंडापुर साहब कह रहे हैं जो लोग खड़े हैं उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। सियासी कमेटी भी कह रही है, तो वो तो कह रहे हैं ये हमारे बागी हैं, ये अब हमारे हैं ही नहीं। फिर गेम का पार्टी किसकी है? अली अमीन गंडापुर की? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये टिकटें इमरान खान की हैं, वरना अलीमा खान बयान दे देती कि ये इमरान खान की टिकटें नहीं हैं। उन्होंने तो इन टिकटों की तौसीक की है। मामला इतना आसान है? बिल्कुल आसान है। आप कल तो हमारा शो नहीं है, अब हमारा शो नेक्स्ट फ्राइडे होगा। अगर कल शाम शो होता तो इस वक्त तक नताइज आ गए होते, तो नताइज 6-5 होते, मैं आपको दिखा देता कि वो जो देखें ये सेटलमेंट PTI और अपोजिशन के दरमियान, आपका ख्याल है इन दोनों जमातों ने खुद ही कर ली है? एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने 8 फरवरी के बाद हालात को मैनेज किया था, उसके बाद आज भी सूरत हाल PTI भी उनकी जेब में है और दूसरी भी उनकी जेब में है। उन्होंने PTI को कहा आप एक सीट कम लें, PTI ने कहा हम एक सीट कम ले लेते हैं। उन्होंने अपोजिशन को कहा आप एक सीट ज़्यादा ले लें, उन्होंने कहा हम एक सीट ज़्यादा ले लेते हैं। अब आपने कहा मामला बड़ा फंस गया है, मुझे तो कहीं फंसा हुआ नज़र नहीं आता। सब पाकिस्तान के बच्चे को पता था सुबह कोरम पॉइंट आउट होगा। छोटे से छोटे सहाफ़ी और बड़े से बड़ा तजिया निगार 3 दिन से कह रहा था कोरम पॉइंट आउट हो जाएगा और अदालत नहीं होगा और अदालत जाएंगी। भले कोई सरप्राइज तो नहीं हुआ ना? नहीं, सरप्राइज एक था कि छुट्टी वाले दिन अदालतें खुलती हैं और किन के लिए खुलती हैं, ये तो हकीकत सब खुल गई। छुट्टी वाले दिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप पे साइट पे ऑर्डर है, वो जुडिशियल साइट पे तो ऑर्डर नहीं है, वो एप्लीकेशन पहले से मौजूद थी। अब आप मेरी बात समझें कि या तो कहीं ना PTI ने ये काम तो सब PTI से एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि वो ये करेंगे। सरप्राइज तो ना हुआ। सरप्राइज तो ये होता कि वो हलफ ले लेते। कल मिल जाएगा, कल सरप्राइज मिलने वाला। अच्छा, नहीं साहब, बहुत बड़ा सरप्राइज। कोई सरप्राइज नहीं। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, इनको 2-2 वोट नहीं मिलने, 2-2 वोट नहीं मिलने। लोगों ने इन्हीं कैंडिडेट्स को वोट डालने हैं, PTI के MPs ने जिनको टिकटें दी गई हैं, और इन्हीं को पैसे भी इनके पास हैं, वोट भी इनके पास हैं, सब कुछ है भी इनके पास, एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ है। यही टिकटें हैं जो हुई हैं और यही नताइज कल हमारे सामने होंगे। कोई सरप्राइज़ आपको नहीं मिलेगा। मेरा ज़ाती तज़िया ये है कि जिस तरह सबको पता था कि आज हलफ हो जाएगा, सबको पता था कि कल इलेक्शन हो जाएगा, एक राय थी कि 4 दिन पहले इलेक्शन 4 दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाए। मैं आपको बताऊं कि सबको क्या पता था? सबको ये पता था कि बिला मुंतखब इंतखाबात हो जाएंगे, जो नुमाइंदे हैं वो सेटल हो जाएंगे, उनको मैनेज कर लिया जाएगा। और जो डॉक्टर इबाद साहब है ना, अपोजिशन लीडर, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर सियासी नाबालिग बैठे हुए हैं। ये जो सियासी नाबालिग है ना, उन्होंने असल में इनकी सियासत के आगे किस तरह से बैरियर लगाया ना, ये तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। देखें, आप बयानात पे ना जाएं। अच्छा। इबाद साहब और गंडापुर की सेटलमेंट हो गई है, सीटों की तकसीम हो गई है, सियासी दोनों बालिग हैं, दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर ली है। सियासी बयानात पे ना जाया करें, आप सियासी अमल देखा करें।
ये आपका बड़ा प्रॉब्लम है कि आप 7-8 बयान पढ़ के लिख कर ले आती हैं और फिर उन पर गुफ्तगू करना चाहती हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आप कहेंगे कि ये बयान भी मैं खुद ही से घड़ लेती हूँ नहीं, प्रोग्राम बनाने के लिए, नहीं, आपको टफ टाइम देने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ ये कहना चाहिए था। आप सियासी अमल देखा करें। हमने यहाँ गुफ्तगू करनी है लोगों के अमाल पर, एक्टिविटी, पॉलिटिकल हैपनिंग पे, पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे गुफ्तगू नहीं करनी। हैपनिंग ये है कि इस वक्त केपी में कंसेंसस है, हैपनिंग ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज पर हैं, हैपनिंग ये है कि इस वक्त दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हैपनिंग ये है कि गवर्नर ने हलफ ले लिया है, हैपनिंग ये है कि गंडापुर ने गवर्नर के हलफ में कोई रुकावट नहीं डाली है, हैपनिंग ये है कि सिंपल एक कंसेंसस आपको पंजाब में भी नज़र आ रहा है। देखें पंजाब में भी जो गवर्नमेंट और पीटीआई के कंसेंसस हो गया, सुलह हो गई है, रेफरेंस वापस हो गए हैं, सुलह हो गई है, केपी में भी सुलह हो गई है। इसका मतलब है कि एक नेशनल कंसेंसस की तरफ हालात जा रहे हैं जहां पीटीआई जो है वो अपने पॉलिटिकल ड्राइव, जहां वो हुकूमत में है वहां वो अपनी अपोजिशन के साथ मुफाहमत कर रही है जैसे केपी है, जहां वो अपोजिशन में है वहां वो हुकूमत के साथ मुफाहमत कर रही है जैसे पंजाब है। अब मेरी बात समझे, वाइस वर्सा है ना। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई ने कंसेंसस की पॉलिटिक्स का फैसला किया है और कंसेंसस की पॉलिटिक्स आपको कि पंजाब में भी नज़र आ रही है, केपी में भी नज़र आ रही है। बेशक उसे अवाम सपोर्ट ना करे, हैं बेशक उसे अवाम सपोर्ट ना करे, नहीं पता नहीं अवाम की सपोर्ट से ही केपी के पीटीआई ने इलेक्शन जीता होगा ना, जो सीटें उनके पास ऐसे जीता था। जो क्या केपी में ऐसे नहीं जीता? केपी में कैसे जीता था? आप मौलाना फजल रहमान साहब की बात पर गौर करें कि 47 के इलेक्शन मैंने फिर कहा गुफ्तगू पर ना जाएं। अच्छा, मैंने कहा अमल पर जाएं। फजलुर रहमान साहब पीटीआई के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? आप ये बताएं, मौलाना के कैंडिडेट को गंडापुर सपोर्ट कर रहे हैं, गंडापुर के कैंडिडेट को मौलाना सपोर्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल हैपनिंग ये है। बयान ना मुझे को पढ़ के सुनाए, मुझे ये बताएं कि क्या, मुझे ये बताएं कि ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे नहीं है? ये मुझे देखें, पूरा पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट सब एक है। पाकिस्तान के मुफाद में मुल्क को कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है, नेशनल। अच्छा, ये जो नाराज रहनुमा है इमरान खान साहब हैं, बस ये सबसे मुख्तलिफ नहीं। भाई मिर्जा अफरीदी से पैसे गंडापुर ने लिए हैं, इमरान खान ने लिए हैं। अच्छा, उसका टिकट इमरान खान ने ओके किया है। पैसे जो इमरान खान ने लिए हुए हैं ना, मिर्जा अफरीदी से डोनेशन गंडापुर लेता रहा है। डोनेशन और पैसे एक ही बात है। खरीदारी एक इमरान खान साहब की स्टेटमेंट मौजूद है। नहीं, आप इमरान खान ले तो एक मिनट, बिकना नहीं चाहिए। नहीं, इमरान खान 12 करोड़ ले ले तो वो जायज है, एमपीए ले ले तो नाजायज है। अच्छा, सबूत? नहीं, सबूत क्या, वो तो कह रहे हैं शिबली फराज साहब के मुझे दिए हैं और वो भी कह रहे हैं मैंने दिए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने बड़ी लंबी तकरीर की एंट्रो में बिकने के ऊपर, तो भाई अगर पार्टी का लीडर पैसे लेकर टिकट दे दे वो जायज है। अच्छा, आप मुझे नहीं, आप मुझे इतना नहीं, आप देखें ना, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे। नहीं, ये कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। आप खामखा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश अगर एटीएम को टिकट पार्टी का ट्रेडिंग के खिलाफ भी हैं। इमरान खान साहब पैसा लग के असेंबलीज में जो सेनेटर्स हैं वो कहते हैं मैं पैसा ले लूं कोई और ना ले। खान साहब कहते हैं मुझे पैसा लेने की इजाजत होनी चाहिए, मैं पैसे लेकर टिकटें बांटूं कोई और ना ले। ये मंतक है उनकी, क्योंकि हमेशा ही उन्होंने पैसे लेकर टिकट दिए हैं। एटीएम पाले हैं पीटीआई ने, आज भी एटीएम। खान साहब की बात कर रहे हैं। हाँ? उन्होंने कन्फेस किया कि इमरान खान साहब ने पर्सनल अपने जाती खर्च के लिए कुछ नहीं मांगा। अच्छा, ये मुखालिफिन में ये 12 करोड़ रुपए जो मिर्जा अफरीदी के आ रहे हैं, इससे क्या मेरा मतलब है कि पेशावर में यतीम बच्चों का मुफ्त इलाज कराया गया है? इमरान खान ने लिए हैं। शिबली फराज की जरूरत है इमरान खान की मर्जी के बगैर 12 करोड़ रुपए मिर्जा अफरीदी से ले ले? उसकी मर्जी से लिए हैं, उसकी टिकट भी उसकी मर्जी से है। ये टिकट आप कह रहे हैं ना कि फर्ज, आप ये कह रही हैं कि ये टिकट इमरान खान की मर्जी के बगैर हैं, आप ये कह रही हैं। तो इमरान खान की बिलाखिर तो मुलाकात हो जाएगी ना, तो हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। एक मिनट, एक मिनट देखिए मेरी बात सुनिए। 24 को 30 को अभी उनकी 4 दिन पहले भी मुलाकात हुई है, उनकी दोनों बहनें मिली हैं। अगर उस दिन कोई लिस्ट आनी होती तो वो अपनी दोनों बहनों को पकड़ा देते कि ये लिस्ट है। उनकी 2 बहनें उनको मिली हैं ना, वो उसमें लिस्ट दे देते। वो आके कहती हैं कि हमें इमरान खान ने ये नाम लिखाए हैं, नहीं लिखाए। वो ये भी नहीं कहा कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जो कुछ हो रहा है इमरान खान की मर्जी से हो रहा है।
ये बिला मुकाबला इंतखाबात भी इमरान खान की इजाज़त से हो रहे हैं, जुर्रत ही नहीं किसी की। ये उसकी मर्जी से ही हो रहा है, वरना वो अगले, मैं कहता हूँ जी कि ये इमरान खान की मर्जी के बगैर हो रहा है। आप मुझे ये कह रही हैं तो इमरान खान अगली मुलाकात जब होगी, बिलाखिर हो जाएगी, वो गंडापुर को हटाने का ऐलान कर दे। बैरिस्टर गौहर, देखिए पूरी सियासी कमेटी ने इसके ऊपर मोहर लगाई है, बगैर इमरान खान की मर्जी के लगा दी है सियासी कमेटी ने। उनको नहीं पता ये खान का फैसला है। पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात है ना, वो तो खुलकर सामने आ चुके हैं। कोई इख्तलाफात नहीं है। 3-4 लोग हैं जिनके पास 1 रुपया नहीं है, जिनके साथ कोई पार्टी में खड़ा नहीं है, जिनके साथ किनके कल 2 वोट नहीं निकलने, तो उनको सियासत नहीं करनी चाहिए जिनके पास पैसा तो यार नहीं उनकी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, हमारा क्या कसूर है उसमें। उन्होंने इमरान खान के लिए 9 मई के बाद मारें खाई, इमरान खान को उस मार की कोई कीमत नहीं है। उसको मिर्जा अफरीदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो 12 करोड़ देता है, उसे इरफान नहीं इंपॉर्टेंट है जो मार खाता है। लेकिन गंडापुर के ऊपर प्रेशर, एक मिनट, नहीं, आप मेरी बात समझें। इमरान खान साहब ने ATM को तरजीह दी है कारकुनों पे, नहीं दी। किस ATM की बात कर रहे हैं? मिर्जा अफरीदी की बात कर रहा हूं। वो क्या सोशल वर्कर है? गंडापुर साहब को भी तरजीह दी थी, आवाम की मर्जी के मुताबिक कुछ फैसले हुए थे, लेकिन 8 फरवरी से लेके आज तक क्या क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे तब्दीलियां आई, गंडापुर भी उनके ATM, कौन किसके प्रेशर में क्या क्या कुछ करता हुआ कहां तक पहुंच गया है, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना। देखिए, हमें तो ये बताया गया था कि कप्तान को एक ही काम आता है और वो आता है टीम बनाना। अगर कप्तान ने ये टीम बनाई है तो भी कप्तान नालायक है। अगर कप्तान ने ये टीम बनाई है कि उसने वजीर आला गंडापुर बना दिया या उस्मान बुज़दार बना दिया या महमूद खान बना दिया, तो कप्तान नालायक है। उसको बंदों की पहचान नहीं है, उसे टीम बनानी नहीं आती, वो बुरे लोगों को आगे लाता है। तो कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन आप आवाम को कन्विंस नहीं कर सकते। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ ये कि क्या ये इमरान खान के नॉमिनीज नहीं है जिनको आप बुरा भला कह रही हैं? बैरिस्टर गौहर भी उनकी नॉमिनी थे, तो फिर सलमान अकबर राजा भी उनकी नॉमिनी है, तो फिर वो जिम्मेदार है। तो कौन उनकी नॉमिनी नहीं है? तो मैं यही कह रहा हूं कि जो भी हो रहा है खान की मर्जी से हो रहा है। पहली बात, मैं इस बात पे नहीं मानता कि कुछ भी खान की मर्जी के बगैर हो रहा है। ठीक है, ये तो आने वाले टाइम में जब मुलाकात नहीं, ये हमेशा साबित हुआ है, तो खुल जाएगी हकीकत। नहीं, ये आप पॉलिसी पोस्टर का खेल ना बनाएं, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। जरूरत नहीं है, लोग बड़े बाशाऊर हो चुके हैं, लोगों को जो बेवकूफ बना रहे थे ना, बातों से गुमराह हो जाते उनके हवाले से क्लियर हो चुके हैं, लोग गुमराह हो जाते हैं। लोग बड़े बाशाऊर, हमें कहना चाहिए कि ये ATM खान पालता है। और दूसरी सियासी जमातें, देखिए उनका तो ये मौकफ नहीं है ना। उन्होंने तो अपने लोगों को टिकट दिया, मतलब अमीर मुकाम के बेटे को टिकट दिया, वो इस बात को बुरा नहीं समझते। तलहा को टिकट दिया पीपल्स पार्टी ने, वो बुरा नहीं समझते। मौलाना ने अपनी पार्टी में लोगों को टिकट दिया। बात हो रही है उनकी पार्टी में से कोई एक्स्ट्रा लोग खड़े हुए हैं उनकी पार्टी में, पीपल्स पार्टी में से या PMLN में से। पीपल्स पार्टी ने वैसे टफ टाइम देने की बात जरूर की थी, लेकिन सिचुएशन आपके सामने। जरदारी साहब के साथ हो क्या रहा है? जरदारी साहब इतना कॉन्फिडेंट थे और इतना ज्यादा उन्होंने 2 सीटों पे लड़ी, 9 MP हैं और 2 सीटों पे लड़ी पीपल्स पार्टी। हो क्या रहा है? एंजॉय कर रहे हैं। ये तो कल का टाइम बताएगा। मतलब एक पार्टी जो है वो मैक्सिमम इक्तदार एंजॉय कर रही है और आप कह रही हैं हो क्या रहा है। मुझे तो आपकी भी समझ नहीं आती कि आप सियासत को किस रुख से देखती हैं। कल समझ आएगा। कब? कल। आपके ख्याल में कल क्या नतीजा होगा? 1 मिनट, हम आज नाजरीन हमें देख रहे हैं लाइव शो। आप कल का रिजल्ट, आप कल का 5 और 6 की, नहीं, कल का रिजल्ट प्रेडिक्ट करें क्या होगा? मैं क्यों प्रेडिक्ट करूं? प्रेडिक्शन तो आपने कर दी 5, 6 और 6 की। नहीं, आपने ये भी प्रेडिक्शन की थी पिछले हफ्ते कि बड़े आसानी से, बड़े ही पुरसुकून तरीके से, जैसे मखसूस शिस्तों का फैसला सामने आ गया, वैसे KP में जो गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, उसको बड़े बड़े बुरे तरीके से झटका मिलेगा और उनको जो है बड़ा कमजोर करके दिखाया जाएगा और आसानी से हो जाएंगे सेनेट के इंतखाबात। तो सूरत हाल तो पूरा आपके सामने रही ना। आसानी से नहीं हो रहे। कौन सा जंगो-जदल हो गया है? कौन सा KP असेंबली के बाहर PTI ने घेराव किया हुआ है? कौन सा हलफ रुक गया है और गवर्नर हाउस में किसी को एंटर नहीं होने दिया? कहाँ लाखों लोगों ने KP में धरना दिया हुआ है? 5 लाख से एक मिनट, कहाँ 20 अरब से 20 करोड़ तक पहुंच गई। 1 मिनट, कहाँ हजारों लाखों लोगों ने KP में धरना दिया हुआ है सेनेट की टिकटों के खिलाफ? कहाँ वजीर आला हाउस का गिरा हुआ है? कुछ हुआ हुआ है? सुकून है। जो 3 लोग खड़े हैं उनके हक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है? मुजाहरा तो नहीं हो सकता। 100 बंदा नहीं उनके साथ बाहर निकलने को तैयार। या तो आप कहना उन 3 उम्मीदवार जो हैं वो हजारों लाखों लोग लेकर
केपी वज़ीर आला के घर के बाहर, दफ्तर के बाहर धरना दे के बैठे हैं और पूरी पीटीआई उनके साथ वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर धरना दे के बैठी है कि हमारे असल उम्मीदवार ये हैं। ऐसा हुआ नहीं आई ना, वो तो धमकी दे दी। नहीं, ऐसा हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इलेक्शन पुरसकून हो रहे हैं, अमन ओमान भी पुरसकून है, गवर्नर हाउस में फुल प्रोटोकॉल में हलफ हो गया है, सुबह इलेक्शन हो जाएंगे, सब चीज़ पुरसकून है। ये जो आपको सागा लग रहा है ये भी स्क्रिप्ट था। मुजम्मिल साहब, आपको स्क्रिप्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन जो स्क्रिप्ट फिलहाल चल रहा है ना, उसके पीछे कितना कुछ इस टाइम हिडन है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो स्क्रिप्ट चल रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट का है, जो स्क्रिप्ट चल रहा है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जीत नजर आ रही है, जो स्क्रिप्ट चल रहा है उसमें पीटीआई का सरेंडर नजर आ रहा है कि उन्होंने, और आज इसे हुकूमत एंजॉय कर रही है, जिसे क्या जीत कुछ अर्सा पहले तक एस्टेब्लिशमेंट की। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, जीत इन्वॉल्वमेंट को गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती थी ऑपोजिशन में रह के, आज गवर्नमेंट एंजॉय कर। देखिए क्या करे, मातम करने लग जाए, वो तो अब वक्त बताएगा ना, आने वाले जब वक्त आएगा देखा जाएगा। आज की बात करें, हमें करंट अफेयर्स का शो करते हैं हमको मुस्तकबिल का हाल तो बताते नहीं है ना, हम ज्योतिषी हैं, हम आज की सूरत हाल में आज का शो करते हैं। आज का शो ये है कि आज के शो में वहाँ कंसेंसस है, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने दोनों जमातों को, दोनों पार्टीज़ को बिठा के जो फार्मूला बनाया है, दोनों पार्टियाँ उस पर कायम हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। बहुत पूरा हलफ हो गया है गवर्नर हाउस में, सुबह इलेक्शन हो जाएगा, नताइज पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, पीटीआई के अंदर से इख्तिलाफात इस हद तक आगे पहुंच चुके हैं कि जल्दी दो धड़ों में तकसीम हो जाएंगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक ना बना होता तो पीटीआई की 7 सीटें होती। 7 तो पक्की थी ना, जीतते वो। ये कन्फेस किया उन्होंने कि हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है। जब उन्होंने सीटें कम ली हैं तो उनको ये बताया गया है कि आपके ये एमपीए टूट चुके हैं, अगर आपने इलेक्शन लड़ा तो आप इतनी सीटें हार जाएंगे। आपका ख्याल है कोई मुफ्त में सीटें छोड़ देता है? नहीं, वो तो 26वीं तरमीम में देख लिया हमने क्या हुआ। नहीं, तो जब उनके लोग, उनको पता है, गंडापुर को पता है, पीटीआई की सियासी कमेटी को पता है, पीटीआई की कोर कमेटी को पता है कि हमारे लोग टूट चुके हैं, लोग हमारे साथ नहीं हैं। पीटीआई ने अपनी इज्जत बचाई है केपी में जी। उन्होंने सीटें सरेंडर करके अपनी इज्जत बचाई है, उनके पास ऑप्शन नहीं था, वरना गंडापुर का इक़्तिदार उसी दिन खतरे में पड़ जाता जिस दिन वो 2 सीटें लड़के हार जाता। ठीक है ना? ठीक है। इसलिए आप मतलब अभी गंडापुर साहब की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, उन्हें किसी किस्म के खतरे की फिलहाल, अगर अडियाला से खान उसको इस्तीफा देने का कह दे तो ही मुश्किल है। हाँ, वो तो 3 महीने पहले भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत से सहाफियों ने, क्योंकि खान भी रला हुआ है ना दरमियान में। आप मेरी बात समझिए। चले, आप ये सारा मैच खान की मर्जी से ही खेला जा रहा है ना, लेकिन हकीकत आप सबको तहरीक का लॉलीपॉप देके उसने नीचे सारा मुकमका कर लिया है। असल हकीकत ये चले कितना मुकमका किया है और तरीके इंसाफ का बयानिया क्या है, और तरीके इंसाफ उसके तरीके इंसाफ का बयानिया है कि जहाँ सीटें मिले। ये ब्रेक के बाद हम पूछेंगे, सीनियर साफी ने हमें ज्वाइन करना है, हम उन्हीं से पूछेंगे कि वहाँ पे अब मुझे सिचुएशन बताएंगे कि केपी में क्लियर करेंगे कि कितने आसानी से कल के इंतखाबात हो जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। बात केपी में सेनेट इंतखाबात के हवाले से ही, जो गवर्नर केपी हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो अभी भी डाउटफुल हैं और कह रहे हैं कि अगर मुकाबला होता है तो 7 सेनेटर्स की कोशिश करेंगे। मुजम्मिल साहब तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमें सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद फ़हीम है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। फ़हीम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इतना आसान फ़हीम लग नहीं रहा जो कुछ अरसे पहले तक या कुछ दिन पहले तक जिसे अपोजिशन केपी में ये कंसीडर कर रही थी कि ये बहुत एक आसान सा मामला है, मखसूस नशिस्तें मिल जाने के बाद सेनेट के इंतखाबात का फैसला क्या आएगा, बिला मुकाबला इंतखाब की तरफ बात गई, उसके बाद मुआहिदा आपके सामने, सूरत हाल क्या हुई। अब आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में होगा क्या? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बात कर रहे हैं, 5, 6 या 7-5 की बात हो रही है, 7-4 की बात हो रही है, वो असल में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख से वाकिफ हैं और मुदम्मिल साहब मौजूद हैं। 1991 से लेकर अभी तक जितने भी सेनेट इंतखाबात हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सेनेट इंतखाब ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग ना हुई हो। चाहे यहाँ पर एमएमए की हुकूमत हो, चाहे यहाँ पर मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, चाहे यहाँ पर एएनपी की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, मेंबरान असेंबली यहाँ बिकते हैं, उनकी बोलियां लगती हैं। हाँ, जो मामला 5 लाख से शुरू हुआ था, अब वो मामला 20 करोड़ तक आ गया है। एक एमपी की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है।
तो इस तमाम मामले के अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनके मेंबरान यहाँ पे इस वक्त कहाँ खड़े हैं, कितने मेंबरान उनके साथ हैं और कितने मेंबरान उनके स्लिप हो सकते हैं, और उनके मेंबरान स्लिप होने की वजह से उनकी हुकूमत को क्या खतरा लाहक हो सकता है। और ये सब कुछ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी जानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 में जिस तरह से यहाँ से सेनेटर जितवाए थे, जितने उनके एमपीएस थे, सेनेटर जिस तरह से आए, वो सब जानते हैं। तो वो खेल उनको खेलना आता है। हम जानते हैं कि जरदारी साहब यहाँ पर जो खेल है सियासत का उसके बादशाह हैं। तो ये डर यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर उन्होंने अपने महज 4 या 5 बल्कि अब मखसूस शामिल करके 9 एमपीएस के ऊपर 2 सेनेट उम्मीदवार खड़े किए हैं और वो दोनों जीतने की पोजीशन में है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 18 एमपीएस के होते हुए सिर्फ 1 उम्मीदवार खड़ा किया है। तो पीपल्स पार्टी को नजर आ रहा है कि वो किस तरह 9 एमपीएस की मदद से 2 सेनेटर निकाल सकते हैं, और वो 2 में भी एक टेक्नोक्रेट है जिसके लिए तकरीबन 49 वोट दरकार हैं। इतना बड़ा हिस्सा उनको चाहिए। 9 को 49 पे कैसे लेके जाना है, ये तमाम चीजें, जनरल सीटें मालूम चाहूंगा, 9 को 21 पे कैसे लेके जाना है, ये तमाम वो खेल हैं जो कि पीपल्स पार्टी जानती है। और इसीलिए गवर्नर साहब ने एक पेशकश की थी वज़ीर आला साहब को कि इलेक्शन नहीं कराते, बिला मुकाबला करते हैं, आ जाए 5 और 6 का मुकाबला हो जाएगा और बिला मुकाबला होगा। और यही बात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तस्लीम कर ली थी। लेकिन पीटीआई कुछ मेंबरान जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो इंतखाब की तरफ जोर कर रहे हैं और इंतखाब का नुकसान बराह रास्त जो है वो पीटीआई को ही होगा। देखें, मैं अब इंतखाब से एक रात पहले जो है ना वो अपोजिशन हुकूमत अपने अपने एमपीएस की दावत करती है, उन्हें ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। हर उम्मीदवार को अपने हिस्से के 18-19 एमपीएस दे दिए जाते हैं कि ये ग्रुप है, ये आपको वोट डालेगा। वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ मीटिंग करता है। तो क्या पीटीआई ने अपने लोगों के ग्रुप तकसीम कर दिए हैं और 19-19, 18-18 लोगों पर एक एक सेनेटर को बता दिया है कि आपके ये लोग हैं, आपके ये लोग हैं, या अभी वो ग्रुपिंग नहीं हुई है? सर, अभी तक की जो इतलात हैं तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इसी बात के ऊपर वो मुसर हैं कि ये बिला मुकाबला इंतखाब हो, यहाँ पे इंतखाब नहीं होना चाहिए। और आज रात को 10 बजे उन्होंने एक इजलास तलब किया है। अगर तो इंतखाब होता है तो जो रात को 10 बजे ग्रुपिंग होगी, 10 बजे इजलास होगा, उसके अंदर ग्रुप जो है वो डिवाइड होंगे कि इस बंदे को कौन से ग्रुप मिलने हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो तरजीह है वो मुराद सईद को सेनेटर बनाने की है। तो जो सबसे ज्यादा लॉयल बंदे होंगे, जो कैबिनेट के अंदर होंगे, जो यूथ से इनके आए हैं ऊपर, आईएसएफ से, यूथ विंग से, उन तमाम का जो ग्रुप है उसने मुराद सईद को वोट करना है। सारा फोकस वहीं पर है। उसके बाद फैसल जावेद और फिर मिर्जा अफरीदी साहब को जो उन्होंने मेंबर दिए हुए हैं, ये तीनों उनकी तरजीहात हैं। अगर देखा जाए तो हुकूमत के पास 92 मेंबरान है और तकरीबन 19 से लेके 21 मेंबरान आपको दरकार हैं एक जनरल सीट जीतने के लिए। तो 4 बंदों को जीतने के इतना मुश्किल काम नहीं है। इनके पास फिर भी 17-18 एमपीएस बच रहे हैं। और जो हमारी इत्तलात हैं, जो सूबाई हुकूमत के पास अपने मुसद्दिका मालूमात मौजूद हैं, उसके तहत सूबाई हुकूमत ये बात तस्लीम कर चुकी है कि उनके 12 से 14 मेंबरान बिक चुके हैं, जबकि 5 से 6 ऐसे मेंबरान हैं जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ किसी भी सूरत चलने को तैयार नहीं है। तो जो आखिरी एक सीट खुद ही ऑपोजिशन की झोली में डाली जा रही है वो इसीलिए डाली जा रही है कि बिला मुकाबला इंतखाब हो और जो लोग पैसे लेके बिक रहे हैं कम से कम उनका जो सौदा हुआ है उसको खराब किया जाए और हुकूमत जो है वो पैसों का लेन देन खत्म करते हुए जो सीट ऑपोजिशन से किसी बंदे ने पैसे दे के खरीदनी है उसे मुफ्त में मिल जाए, लेकिन अपने उस एमपीए का नुकसान कराया जाए जो कि पार्टी के साथ दगा कर रहा है, पार्टी को नुकसान दे रहा है चंद करोड़ रुपयों के लिए। तो सारा प्लान यही है। नहीं, पर वो कह रहे हैं, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो बिकने वाले लोग हैं वो मिर्जा अफरीदी साहब के कैंप में डाल दिए गए हैं क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं। तो जिनको पैसे चाहिए थे उनको मिर्जा अफरीदी साहब के और आजम सवाती साहब के कैंप में डाल दिया गया है क्योंकि वो दोनों पैसे दे सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पैसों की बात तो आखिरी 18 एमपीएस पे आ रही है। मिर्जा अफरीदी साहब तीसरे नंबर पर हैं, मुराद सईद साहब पहले नंबर पर हैं। पहले 20 या 19 लोग उन्हें वोट करेंगे, फिर फैसल जावेद साहब हैं 18, 19, 20 लोग उन्हें वोट करेंगे। ये बनते हैं 38 या 40 मेंबरान। उसके बाद जो 18, 19 मेंबरान है वो मिर्जा अफरीदी को वोट करेंगे और उसके बाद के 18 मेंबरान या 19 मेंबरान नूरुल्लाह कादरी को वोट करेंगे। इन चारों के तो कोई शक है ही नहीं, ये तो बगैर पैसों वाले बंदे हैं, ये तो यहां से हो जाएंगे। इसके बाद के जो 17-18 लोग बचते हैं मामला वहां पे खराब होता है। हमारी इत्तलात ये थी इब्तिदा में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये सोच रही थी कि एक और उनके पास अच्छी शख्सियत है जिसके पास ठीक ठाक पैसा भी है, फैजुर रहमान साहब,
उसको 5वें नंबर पे लाया जाए और जो 17-18 एमपीए जिनके स्लिप हो रहे हैं वो उनसे बात करके वो उनको अदायगी कर दें और 5वां सेनेटर जो है वो पीटीआई का आ जाए। लेकिन फिर मामला जो है वो मुख्तलिफ कर दिया गया कि बस ठीक है, हमारे एमपीए ऑलरेडी एक और जगह पे डील कर चुके हैं, तो उस डील को खराब करने के चक्कर में ये सीट हम उनको खुद ही दे दें, तो ये एक सीट बनती है जो 5वां सेनेटर पर देखें ये जो 3 लोग बागी खड़े हैं, फरहान और वो दूसरे इरफान और वो आयशा, उन्होंने भी तो 4-4 5-5 वोट लेने हैं कि वो जीरो पे हैं। उनके भी हाथ भी तो 3-3 4-4 एमपीए हैं ना, जिन्होंने उनको प्रपोज किया है, सेकंड किया है और जो उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 लोग मिलके भी तो 10-12 वोट खराब करेंगे। सर ऐसा मुझे होता हुआ कम से कम नजर नहीं आ रहा। जो लोग इरफान सलीम साहब के साथ राब्ते में हैं और इन सब वो हार्डली उनकी तादाद जो है वो 5-6 से ऊपर नहीं होगी। तो 5-6 तो एक मिनट 5-6 इरफान सलीम को वोट मिल जाएंगे और वो पीटीआई के वोट होंगे और वो उनके मुमकिन यही है कि 5-6 वोट उनको मिल जाएंगे। और आयशा बानो का तो उनसे कोई क्लैश नहीं है, वो तो खातून नशिस्त है, उनको भी शायद यही 5-6 लोग जो कि ऑलरेडी वज़ीर आला साहब जाना नहीं चाहते वो इनको वोट कर सकते हैं। और जो तीसरे हैं उनको कितने मिल जाएंगे, क्या नाम है उनका? मुश्किल होगा। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खुर्रम ज़ीशान, वकास औरंगज़ई और इरफान सलीम ये तीनों वोट लें, क्योंकि इन तीनों का मतलब ये है कि इन तीनों को फिर 21-21 वोट चाहिए या 20-20 वोट चाहिए। पर 5-5-6-6 तो लेकर 5-5-6-6 लेकर तो 15 वोट बन जाएंगे ना, खराब हो गए। कर सकते हैं नहीं, अगर उन्होंने 15-16 वोट लेके खराब ही करने हैं तो बैठ के 15 वोट ले किसी एक बंदे को क्यों कामयाब ना करा दें? 15-17 वोट लेके एक बंदा इनका जीत सकता है। तो ये तीनों अगर मिलकर एक को सपोर्ट करें तो आपके ख्याल में वो एक जीत सकता है? तो ये तीनों मिलकर एक अगर इनके दावा दुरुस्त है तो ये कहते हैं हमारे पास 15 एमपीए हैं, 15 एमपीए इनको वोट करें। और दूसरा मुजम्मिल साहब, इस पूरे इलेक्शन के अंदर जो मामला आ रहा है वो सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के वोट का आ रहा है। अगर तो इरफान सलीम साहब को अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि ये तीनों जनरल उम्मीदवार जो है वो इरफान सलीम को अपना उम्मीदवार नामजद करते हैं, वो एक उम्मीदवार होगा जनरल सीट पे, आयशा बानो जो है वो वुमेन सीट पे होगी और फिर साथ ही जो इरशाद साहब हैं वो टेक्नोक्रेट की सीट पे होंगे। अगर इनको 15 एमपीएस वोट करते हैं तो बाकी एमपीएस के पास सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी बचती है, वो भी इनको वोट कर दे तो इनका सेनेटर आ सकता है। अच्छा फहीम, बैरिस्टर गौहर ने भी तो धमकी दी है जो नाराज रहनुमा है उनको, और रात गए ये एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी कराई जाए। देखिए इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो इस मौके पे होना जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि अब इन चारों के साथ, पांचों के साथ मजीद बात नहीं हो रही है। इरफान सलीम साहब के साथ, आयशा बानो साहिबा के साथ, उनके साथ साथ जो वकास हैं उनके साथ खुर्रम ज़ीशान है और इरशाद साहब हैं, इन सब के साथ बहुत कोशिश की गई है। और मैं खुद भी हैरान हूं इस बात के ऊपर कि जब इरफान सलीम साहब ने ये इनकार किया कि वो कागजात वापस नहीं लेंगे, तो इस ऐलान से चंद लम्हे पहले तक, क्या आप कह रहे 2 घंटे पहले तक वो सीएम के साथ राब्ते में थे। अगर आप उनकी आखिरी ट्वीट देखें तो उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हक में बहुत तवील ट्वीट की है। वज़ीर आला के साथ एक पेज पे होते हुए चंद ही लम्हों के अंदर उनका पलटना, ये बहुत से लोग अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो वज़ीर आला के साथ थे, उनके एक पेज पे थे। इरफान सलीम को इस लिस्ट में डालने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे। जब 1 साल पहले ये लिस्टें बन रही थी तो उस वक्त जो पहला इजलास हुआ था पेशावर के रहनुमा, आपको मालूम है कि पेशावर के 8 सुबह को का मसला चल रहा था, तो उस वक्त वज़ीर आला ने कहा था कि ये हमारा सेनेटर होगा, इरफान सलीम को हम सेनेटर बनाएंगे। और पिछली जो फहरिस्त इमरान खान ने अप्रूव की है, इरफान सलीम का नंबर उसमें चौथा है और उसके बाद खुर्रम ज़ीशान का नंबर 5वां है। मसला इरफान सलीम का मिर्जा अफरीदी के साथ नहीं है, इरफान सलीम का जो मसला है वो आता है पीर नूरुल हक कादरी साहब के साथ। जो पहले 3 नाम है ये वही 3 नाम है जो इमरान खान ने साल पहले भी अप्रूव किए थे। तब भी पहले नंबर पर मुराद सईद थे, दूसरे पे फैसल जावेद थे और तीसरे पे मिर्जा अफरीदी थे। उस फहरिस्त में 5वें नंबर पर, चौथे नंबर पर इरफान सलीम थे और 5वें नंबर के ऊपर उन्होंने शामिल किया था खुर्रम ज़ीशान को। वहां पे पीर नूरुल हक कादरी साहब आ गए हैं। ये एक नूरुल हक कादरी साहब की क्या लॉबिंग है, उन्हें टिकट कैसे मिला है? देखिए कादरी साहब की लॉबिंग तो हर तरह से है। उनका भतीजा जो है वो सूबाई काबीना में है इस वक्त, उसके पास सूबाई काबीना का लमदान है, वो इमरान खान साहब के कैबिनेट के अंदर भी रहे हैं और उन्होंने टेक्नोक्रेट की सीट पर भी अप्लाई किया था और जनरल सीट पर भी अप्लाई किया था। और लेकिन उस वक्त उनकी कोशिश थी कि वो टेक्नोक्रेट पे हो जाएंगे, लेकिन इरशाद हुसैन साहब को टेक्नोक्रेट की सीट मिल गई थी कि जी वो उम्मीदवार होंगे, क्योंकि उन्होंने आम इंतखाबात में कुर्रम से
जो था अपना अपना जो इलेक्शन था उन्होंने विड्रॉ किया था MWM के हक में, तो इसलिए उनको वहां एडजस्ट किया गया था। लेकिन तारुल कादरी साहब इमरान खान साहब काफी करीब भी हैं, वहां पे उनके ताल्लुकात हैं, वहां के भी करीब हैं, और जहां से फैसला होता है वहां के भी करीब हैं, तो इसीलिए उनकी लॉबिंग वहां से है। उनकी तरफ से कोई पैसे की रेल पेल का मसला नहीं है। लेकिन मिर्जा अफरीदी साहब ठीक ठाक वो खर्चा करते हैं, उनकी तरफ से खर्चा होता है। आजम स्वाति साहब ठीक ठाक खर्चा करते हैं, पार्टी पे खर्चा करते हैं। और फैजुर रहमान साहब उनके बारे में भी कहते हैं कि वो ठीक ठाक खर्चा करने वाले हैं, इसीलिए उनको 5-6 पे लाना था। लेकिन क्योंकि वो अपने बंदे दूसरे के हाथ बिक गए थे, इसलिए उन बंदों को हैंडल करने के लिए ये फैसला हुआ कि जब बंदे बिक ही गए हैं तो उनकी डील खराब की जाए और ये पूरा मामला जो है बिला मुकाबला की तरफ ले जाया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम, बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब असम्बली में भी जो सेनेट की खाली नशिस्त है उस पर कल इंतखाब होने जा रहा है। खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज़ अब्दुल करीम हैं और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार हैं। मुज़म्मिल साहब, मेरे ख्याल से फैसला तो मुतवक्के है, पहले ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो तो वैसे KP का भी मैंने आपको बताया मुतवक्के है। यहाँ भी PMLN को वाज़ेह बरतरी हासिल है, 184 वोटों पे जीतने के लिए चाहिए और मुस्लिम लीग नून के पास 229 हैं, और अगर वो अपनी सारी गवर्नमेंट डाल लेगी तो कोई 271 हो जाएंगे, जबकि अपोजिशन के पास 108 हैं। उनके पास 80 वोट शॉर्ट हैं, 78 वोट शॉर्ट हैं, वो ये सीट नहीं जीत सकते। लेकिन खदीजा सिद्दीकी और इजाज़ मिनास आज़ाद इस सीट से भी लड़ रहे हैं, तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कोई वोट ले सकेंगे। हाफिज़ अब्दुल करीम साहब पंजाब से जीत जाएंगे। इनका ताल्लुक जो है ना वो सजाद मीर साहब की पार्टी से ही है, अच्छा, और अहले हदीस पार्टी से ही है। उनसे चूँकि PMLN का इत्तेहाद था, साजिद मीर साहब की डेथ के बाद उन्हीं की पार्टी के जो अब अमीर बने हैं उनको टिकट दे दिया गया। कुछ ज़्यादा तब्दीली PMLN ने अपने लोगों को देने की कोशिश नहीं की। PTI का ये मौक़िफ़ है कि चीफ जस्टिस जो हैं वो किसी को हलफ लेने का तब कह सकते हैं जब स्पीकर हलफ लेने से इनकार करे। तो उनका मौक़िफ़ है स्पीकर ने इनकार नहीं किया, इजलास मुलतवी किया है। यस, तो ये कैसे इतना जल्दी इन्होंने इतना जल्दी कैसे हो गया? लेकिन ये मौक़िफ़ जो है उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, और कुछ लोग कह रहे हैं इतवार वाले दिन किया है। लेकिन बहरहाल वही जो मैंने सवाल आपसे किया था। हाँ, लेकिन PTI वो आप तो PTI वाला सवाल ही करती हैं ना? मैं लॉजिकल सवाल कर रही थी। PTI वाला सवाल मुल्क में कब कब कैसे कैसे किस तरह इतवार के रोज अदालतें कैसे लगाई गई और किसके कहने पे लगाई गई, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ, नहीं, इतवार को इमरान खान को जमानतें एतराज ना उठाए, इमरान खान को जमानतें, इमरान खान के लिए भी छुट्टी वाले दिन अदालतें खुलती रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तरमिनल्ला खोल लेते थे उनके लिए रात को। मोहसिन नकवी साहब फिलहाल काबुल का दौरा करने जा रहे हैं, बड़ा हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप समझे चंद दिन पहले साहब भी गए हैं, चंद दिन पहले इसहाक डार साहब गए थे, और इसहाक डार साहब तो वहाँ पे एक रेल मंसूबे का भी इफ्तिताह करके आए। और ये वो मेरे ख्याल में पिछले 2-3 दिनों में जो दरिंदाजी हुई है पाकिस्तान में फितना उल खारिज की, और हमने कुछ पकड़े भी हैं अफ़गानी जिनको जो सुसाइड बॉम्बर बन के आ रहे थे, और भी कुछ लोग पाकिस्तान ने पकड़े हैं जो अफ़गानी हैं। मेरा ख्याल है इंटीरियर मिनिस्टर जो हमने अफ़गानी पकड़े हैं ना, उनके ऊपर अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से बात करने गए हैं कि ये आपके अफ़गानी हैं, ये इनकी नेशनल हैं, और ये यूँ सुसाइड बॉम्बर हैं। तो कुछ सबूत लेकर वो अफ़गानिस्तान गए हैं ताकि अफ़गान गवर्नमेंट से बात की जा सके कि आपकी तरफ से जो टेररिज्म को सपोर्ट है उसके ऊपर ये इम्पॉर्टेंट है। चूँकि हम अफ़गानिस्तान से एंगेज हैं, मेरे ख्याल में जो हमने पिछले दिनों सुना था ना कि अफ़गानी पकड़े हैं जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, और ये मेरे ख्याल में उनके सारे सबूत लेकर मोहसिन नकवी साहब गए हैं और उनकी गवर्नमेंट को देंगे और उनको कहेंगे कि आप इस पर एक्शन लें जो भी लिया जा सकता है। इसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला कलात में ऑपरेशन किया है, और 4 भारतीय जो दहशतगर्द हैं वो इसमें फितना उल खारिज जो हैं वो फितना उल हिंदुस्तानी और फितना उल खारिज जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं। अच्छा, कलात बहुत सेंसिटिव रहा है पिछले 3-4 दिनों से। इस ऑपरेशन में कहते हैं गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया है, और ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। कलात जो है वो बड़ा हाई जोन बना हुआ था, वहाँ दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, BLA की प्रेजेंस भी नज़र आ रही थी, वो बसफला वाक़या भी हुआ था। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि कलात को क्लियर करने के लिए ये एक बड़ा ऑपरेशन वहाँ किया गया। इसमें दहशतगर्दों से भारी मकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है,
और मुताद्दिद तखरीबी जो कार्रवाइयाँ हैं इस इलाके में हो चुकी हैं दहशतगर्दों काफ़ी हो चुकी हैं, और कलात बहुत सेंसिटिव मतलब हाई जोन बना हुआ था टेररिज्म में, तो वहाँ पे उसका क्लियरेंस ऑपरेशन जो है हमने कलात का देखा है। और मोहसिन नकवी साहब जो गए हैं वहाँ भी ये जो बलूचिस्तान और केपी में जो दहशतगर्दी है उस हवाले से वो बात करने गए हैं। अफगानियों को एक पेश में लेकर आना बड़ा अफगान वज़ारत दाखिला से बात करेंगे कि आपके लोग ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता अगर हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इस बात पर ले आएँ कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने में हमारी मदद करे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दहशतगर्दी में काफ़ी कमी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर अफगानिस्तान हमारे साथ कोऑपरेट करता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि भारत किस तरह से अफगानिस्तान के साथ मिलकर क्या क्या कुछ करता रहा है, और किस तरह से जो तालिबान कमांडर्स हैं वो मुसलसल भारत के दौरे भी करते लेकिन रहे। हमारा अफगानिस्तान से एंगेजमेंट बढ़ रही है। आप देखें ना, पीछे साक डार साहब गए हैं, अब मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तवातर से जो चल रहे हैं ना जब बढ़ती है तो उसका कुछ ना कुछ नताइज तो सामने निकलते हैं। और भारत को तो आपको पता है पहले ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, कल की ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट नहीं बर्दाश्त हुई थी, और अब तो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है बढ़े, विच इज़ वेरी गुड। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपका भी। मुझे सना नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।